नमस्कार, आपकी बात स्वाति के साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं कल नहीं जुड़ पाई थी, प्रॉमिस के बावजूद लगातार डिबेट्स थे, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई, तो इसके लिए माफ़ी। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुए हैं नेपाल में, और एक नई खबर भी कि दुनिया के एक और कोने में हलचल मची है, दुनिया के एक और देश को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा है, और वो है फ्रांस। तो दोनों की स्थितियों पे जो भी डेवलपमेंट्स अभी तक हुए हैं उस पे चर्चा करेंगे। और एक बहुत बड़ी बात, आज एक बहुत बड़ी खबर आई है मद्रास हाई कोर्ट से, और जो कि राहुल गांधी से संबंधित है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, मुझे लगता है फ्रांस से शुरुआत करते हैं। फ्रांस में जनता का आक्रोश, उबाल सड़कों पे दिखा, और सड़कों पे कुछ ऐसा दिखा कि ब्लॉक एवरीथिंग, मतलब सब कुछ रोक दो। एक तरह का जनता का असहयोग आंदोलन सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति दिखाई दिया। इसके कारण तो बहुत सारे हैं, डिस्कस करेंगे एक एक करके कि कारण क्या है। लेकिन अचानक ये नेपाल में हुई घटना के साथ ही, मतलब कि बिल्कुल पैरेलल, ये फ्रांस में भी ऐसी अगर घटना हुई और जनता का उबाल ऐसे सड़कों पर आया, तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स जो है वो अभी अस्थिरता वाली दिखाई दे रही है दुनिया के हर एक कोने में। नेपाल से लेकर के आप फ्रांस की बात कर ले, इजराइल में क्या हो रहा है ये सब जानते हैं, रशिया और यूक्रेन का क्या हो रहा है ये पता है, बांग्लादेश और नेपाल में कैसे स्थितियां पैदा हुई ये सब जानते हैं। तो करते हैं फ्रांस की बात। 2002 में 2022 में जब इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति दोबारा इलेक्ट होकर के आए, तो ये विरोध, मैक्रो का विरोध, ये इमैनुअल मैक्रो का विरोध उसी समय से होने लगा। और इसके बहुत सारे कारण एक के बाद एक जुड़ते गए। 2023 में एक 17 साल के बच्चे की हत्या जो प्रशासन के द्वारा हुई, पुलिस के द्वारा हुई, उसके बाद जो असंवेदनशीलता सरकार ने दिखाई, मैक्रो सरकार ने दिखाई राष्ट्रपति के रूप में, वो एक बहुत बड़ा जन उबाल का कारण बना। उसके अलावा इनकी जितनी भी पॉलिसीज अभी हम हाल के दिनों में देखेंगे, मतलब कि मैं मैक्रो के 2.0 जो इस बारी वो बने हैं राष्ट्रपति, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इनकी बहुत सारी ऐसी नीतियां, अगर सरल शब्दों में इसे समझने का प्रयास करें, तो जनता ये कह रही है कि इनकी सारी नीतियां जो जन कल्याण की नीतियां हैं उनको रोक करके, उनके बजट से कटौती करके, ये जो उद्यमी है या जो नेता है या जो बहुत फिनेंशियली स्ट्रांग लोग हैं, उनके लिए नीतियां बनाने में या उनको मदद करने में मैक्रो जो है वो खर्च कर रहे हैं, ये जनता का आरोप है। कुछ नीतियों को डिस्कस कर लेते हैं। इनकी मुक्त व्यापार की नीति आई थी अभी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2024 में ही, अभी हाल में ही आई थी। ये जो ईयू संगठन है, यूरोपियन संघ है, उन मैक्रासुर और यूरोपियन संघ, इनके बीच में मुक्त व्यापार की नीति आई। इसको लेकर के बहुत ज्यादा जनता का आक्रोश आया, वो जनता नहीं चाहती थी। उसके बाद राज्य में डीजल को लेकर के जो सब्सिडी की बात की गई, जो सब्सिडी डीजल को लेकर के जो कानून लाए गए, उस पे जनता सहमत नहीं थी, क्योंकि जनता को लगा कि ये सारी चीजें जो हैं वो उनके जेब पर भारी पड़ रही हैं। किसानों ने भी एक आंदोलन किया था और किसान भी असंतुष्ट नजर आए थे। ऐसे ही पेंशन स्कीम्स को लेकर के इमैनुअल मैक्रो के प्रति जो इनका सीनियर सिटीजन है वो भी नाराज नजर आया। तो नेपाल की तरह ही फ्रांस में भी हम ये कह सकते हैं, और ऐसा जन आंदोलन कभी भी एक दिन के किसी एक एक्टिविटी की वजह से, किसी एक कानून की वजह से ऐसे नहीं होता। जनता ऐसे आक्रोशित नहीं होती है। जनता का उबाल सनय शनय बहुत दिनों तक बहुत सारे कारणों से, छोटे बड़े कारणों से इकट्ठा होते रहता है, और कोई एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, कुछ एक ऐसा कैटालिटिक फैक्टर होता है, कुछ ऐसा कैटलिस्ट होता है जो स्टिमुलेट कर देता है, और फिर जनता का आक्रोश भड़क जाता है। तो फ्रांस में फिलहाल स्थिति काबू में है। 300 के करीब में लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। 60,000 से ज्यादा सेना के कर्मी सड़कों पर है फ्रांस के। और इस
जन आंदोलन को, जो ब्लॉक एवरीथिंग है, उसको बहुत हद तक सप्रेस करने में कामयाब रही है। हालांकि आगे मैक्रो के ऊपर अभी भी इस्तीफे का बहुत बड़ा दबाव है, तो आगे स्थिति कैसी रहेगी हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। अब आते हैं नेपाल पे। नेपाल की स्थिति पूरी तरह से अब सेना के कंट्रोल में है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, और ये सिर्फ एक आंदोलन और प्रदर्शन था, और भ्रष्टाचार के खिलाफ था, नेपो जो किड्स हैं उनके खिलाफ था, सरकार के खिलाफ था, व्यवस्थाओं के खिलाफ था। क्योंकि पहला दिन जो हमने परसों डिस्कस किया था, जो मैंने आपको बताई थी कि किन किन परिस्थितियों में ये प्रदर्शन हो रहे हैं, वीडियो बनाते बनाते ही बहुत सारी ऐसी छिटपुट खबरें आने लगी थी कि वो पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने लगे। सिंह दरबार जो नेपाल की शान थी वो धू धू करके जल गई, पार्लियामेंट हाउस को जलाया, उसके बाद बैंक लूटे, बैंकों को लूटने के बाद प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुंचाने के बहुत सारे जो हैं वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ऐसे लोग वहां के बता रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे भी, मतलब कि प्रदर्शनकारी अराजक तत्व में बदल गए, असामाजिक तत्व में बदल गए। अगर आप सिर्फ भ्रष्टाचार खत्म करने के हिसाब से आए थे, ख्याल से आए थे, तो जब इस्तीफा दे दिया ओली ने, जब बहुत सारे मंत्रियों और सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, आपके इस आगजनी कांड में आपके पूर्व पीएम की जो धर्म पत्नी थी राजलक्ष्मी जी, वो जिंदा बर्न केस हो करके वो उन्होंने दुनिया छोड़ दिया। तो जब इतना कुछ हो गया तो कहीं ना कहीं तो आपको रुकना था ना, कहीं ना आप जेल से कैदियों को फरार कराने में मदद कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शन कब हाईजैक हो गया, किसने हाईजैक किया, या एजेंडा ही यही था और उसको नकाब दिया गया प्रदर्शन का, ये तो अभी फिलहाल के वक्त में कहना बड़ा मुश्किल है। मगर नेपाल के लिए अभी की सिचुएशन में भी बहुत ये एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नेपाल अभी स्थिरता के राह पे है, क्योंकि जेन जी की मीटिंग, उसके बाद जब सेना ने सारे कमांड अपने हाथ में ले लिया, तो कल भी इनकी 6 या 8 घंटे की मीटिंग हुई थी। आज सुबह से मीटिंग में एक से मतलब अलग अलग तरह के नाम आ रहे हैं कि आप इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, जिसमें विद्युत क्रांति लाने वाले घिसिंग का नाम है। कल हम सुशीला कार्की को हमारी मीडिया तो ऐसे दिखा रही थी कि लग रहा था कि बस वो उन्होंने ओथ ले लिया इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की। फिर बालिन शाह को लेकर के ये रिपोर्ट बार बार आ रही है कि बालिन शाह जंजी के कॉल्स को, मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, मतलब कि वो अभी खुद को सक्षम और तैयार नहीं मान रहे हैं इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए। हालांकि संविधान बदलने के बाद, संविधान को जनता के अनुसार करने की बात, इस संसद को भंग करने की बात, जल्द से जल्द चुनाव करने की बात, नेपाल में स्थिरता देने की बात सब कर रहे हैं। वो जनजी हो या फिर वो बालिन शाह हो या फिर सुशीला कार्की हो, कोई भी हो। आज सुशीला कार्की के साथ भी मीटिंग हुई है सेना की। घिसिंग की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहते हैं कि वो शायद इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, वो अपना नाम इस इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में पीछे कर रहे हैं, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसी ही सुगबुगाहट सुशीला कार्की के लिए भी दिख रही है। तो आज बैठक हो रही है अभी फिलहाल सेना, और सेना की जो है वो एक नेता है वहां पे जो राजशाही को सपोर्ट करते हैं। तो क्या नेपाल में नेपाल को एकत्रित करने के लिए, नेपाल को एकजुट करने के लिए, और फिलहाल जितना अस्थिर है नेपाल उसको स्थिर करने के लिए क्या राजशाही की वापसी की बात भी सोची जा रही है? क्योंकि जो है वो चर्चाएं तो इस तरह की हैं, बैठकें सेना की यही बता रही हैं। फिलहाल हमारे भारत देश के लिए चिंता की बात यह है कि नेपाल और भारत के बॉर्डर जो हैं वो खुले हुए हैं। कई जेलों से वहां नेपाल में कैदी जेल तोड़ करके भागे हैं, और सेना ने फायरिंग भी की है, कुछ की डेथ भी हुई है, बहुत सारे घायल भी हुए हैं। 50 या 60 के करीब में वापस उनको पकड़ करके जेल में भर्ती भी किया गया है, वापस मतलब जेल में डाला गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी सैकड़ों ऐसे कैदी हैं जो बाहर हैं, सैकड़ों ऐसे कैदी हैं जो किसी भी रास्ते से भारत पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो नेपाल और भारत के बॉर्डर को फिलहाल तो
बंद किया गया है, जो पैदल वाला है रास्ता उसको बंद किया गया है। लेकिन जिन लोगों ने यात्रा की है नेपाल की, जो लोग गए हैं, मैं गई हूँ नेपाल, मैं रही हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ पे, तो मैं अक्सर जाती हूँ। तो जो बॉर्डर्स हैं, मतलब जो डिक्लेयर्ड बॉर्डर्स हैं, उनके अलावा भी खेतों के रास्ते, गलियों के रास्ते, बहुत सारे रास्ते हैं ऐसे जहाँ से बिल्कुल जाया जा सकता है एक दूसरे के देश में। तो नेपाल की स्थिति पे भारत सरकार की भी नज़र है। फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल रोज़ के बेसिस पे, डेली के बेसिस पे 6 फ्लाइट्स को चलाने की बात हो रही है। वहाँ से पे जो लोग फँसे हुए हैं हमारे भारतीय, एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 2000 भारतीय वहाँ फँसे हुए हैं। वो टूरिस्ट हैं, या एक टीम गई थी अभी, फुटबॉल की टीम, एक लड़की की जो फुटबॉल कोच है उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। वो अपनी टीम के साथ फँसी हुई थी, वो जिस होटल में थी उस होटल को पूरा जला दिया गया, उनके सामान जल गए, सारी चीज़ें तहस-नहस हो गई। तो उन्होंने गुहार लगाई थी सरकार से। तो एयरलिफ्ट की भी बात चल रही थी, और अब तो 6 फ्लाइट्स जो डेली बेसिस पे कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि जो फंसे हुए वहाँ पे भारतीय हैं वो बहुत जल्दी वतन वापसी करेंगे। नेपाल को बहुत सारी शुभकामनाएं इस बात के लिए, और बहुत सारी प्रार्थनाएं इस बात के लिए कि आपके देश में बहुत जल्दी शांति बहाल हो, क्योंकि आपके देश में शांति बहाल भारत के लिए भी एक बहुत ही सकारात्मक बात होगी। और एक लास्ट बात करते हैं अब राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का एटम बॉम्ब तथाकथित रूप से फोड़ा था जनता के बीच में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ, उसको सच मान करके हम ही जनता के बीच में से एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की थी, और उन्होंने कहा था कि जो चुनाव आयोग है उनको कटघरे में लेकर के जो वोटर लिस्ट में हेरा फेरी की बात चल रही है उस पे क्लैरिटी लेनी चाहिए। तो इस पे मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से लताड़ लगाते हुए कोर्ट ने याचिका तो खारिज की ही, कहा कि जो भी आप सबूत दिखा रहे हैं, याचिकाकर्ता को कहा, ये ठोस सबूत नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। हम चुनाव आयोग को ऐसे ही कटघरे में नहीं ला सकते हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप जो सबूत दे रहे हैं वो ठोस नहीं है, ये आधारहीन है, ये जनता को भ्रमित करने वाले सबूत आप साथ में लेकर के आए हैं। तो इस टिप्पणी के साथ, इस लताड़ के साथ मद्रास हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी बेचारे भाई साहब पे लगा दिया। तो अब आप जब भी थोड़ा सोचे, राहुल गांधी की बातों को सीरियसली लेने की सोचे, तो आप से एक मतलब सलाह है कि जेब गर्म रखें, मतलब लाख करोड़ रुपया रखें, क्योंकि कब पता नहीं कोर्ट जो है आपके ऊपर भी जुर्माना लगा दे। कोई